हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग आरसीटी के अंतर्गत एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। प्रबलित कंक्रीट स्तंभ एवं स्तंभ नींव, आरसीसी कॉलम एंड कॉलम फुटिंग। पॉइंट्स हमारा है आरसीसी कॉलम एंड कॉलम फुटिंग। आइए देखा जाए। सबसे पहले स्तंभ क्या है, इसमें दो पार्ट्स पढ़ना हमें है। क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल स्तंभ दिया हुआ है, इसलिए हम दोनों स्तंभ भी पढ़ेंगे लास्ट में, लेकिन हम दोनों परिचय करेंगे। परिचय हमारा स्तंभ शुरू होता है। स्तंभ हमारा क्या है? स्तंभ, हम स्तंभ यहाँ पॉइंट पढ़ रहे हैं। स्तंभ ऐसे ऊर्ध्वाधर संपीड़न पाए यानी कॉलम जिनके ऊपर समानतया अक्षीय संपीड़न भार आता है, जिनकी ऊंचाई इसके न्यूनतम पार्श्व माप के 3 गुने से अधिक होती है, स्तंभ कहलाता है। जब यह अनुपात 3 अथवा 3 से कम होती है तो इसे चौकी पेडेस्टल कहते हैं। पॉइंट्स क्या है? पॉइंट्स वो देख लीजिए। हमारा जो है पॉइंट्स है कि जब जो है अनुप्रस्थ काट की माप यानी अनुप्रस्थ पार्श्व माप क्या होती है। आप जानते हैं कि हमारा जो है यहाँ पे इस तरह से ये हमारा एक कॉलम बनाया गया। इस कॉलम में जो है यहाँ जो ऊपरी साइज है, इस साइज को ही बोलते हैं न्यूनतम पार्श्व माप। यानी इस साइड, एक साइड हमारी इधर बढ़ेगी, एक साइड हमारी इधर बढ़ेगी। इस पार्श्व माप में जो न्यूनतम पार्श्व माप होगी, वैसे जनरली यदि स्क्वायर कॉलम होगा दोनों माप बराबर होगी, यदि आयताकार होगा तो एक छोटी एक बड़ी होगी। तो न्यूनतम पार्श्व माप के 3 गुने से अधिक अधिक ऊंचाई इसकी होती है। इसकी हाइट जो है वह इन पार्श्व माप जो है इस पार्श्व माप के 3 गुने से ज़्यादा है इसकी हाइट है, तो इस समय जो है एक स्तंभ कहलाएगा। और यदि कम है तो पेडेस्टल चौकी कहलाएगा। चौकी क्या होती है? जैसे कोई चबूतरा बना दिया जाए, कोई प्लेटफॉर्म बना दिया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके ऊपर भी संपीड़न भार आएगा, लेकिन जो है इसकी जो पार्श्व माप है यानी यह माप चाहे ए माप है, इसकी हाइट से क्या है, हाइट से कम है। इस तरह से जो हाइट जो है हाइट से ज़्यादा है, तो हाइट इसकी जो है यानी ऐसे कर सकते हैं, हाइट इसकी जब न्यूनतम पार्श्व माप से कम होगी तो यह एक चौकी कहलाएगा। कॉलम क्या है कि पार्श्व माप कम हो, हाइट क्या हो, ज़्यादा हो। तो इस तरह से जो है एक रेशियो बना के हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। उसके बाद जो है स्तंभ में उसके नीचे जो है नींव होता है, फाउंडेशन बना होता है, उसी को हम स्तंभ नींव या कॉलम फुटिंग के नाम से जानते हैं। यानी वह नींव जिस पर स्तंभ को स्थापित किया जाता है, वह नींव जिस पर स्तंभ को स्थापित किया जाता है, स्तंभ नींव कॉलम फुटिंग कहलाता है। स्तंभ नींव के माध्यम से यानी स्तंभ जो है, जो नींव बना हुआ है, उस नींव के माध्यम से स्तंभ पर आरोपित भार और मृदा पर स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कॉलम और कॉलम फुटिंग एक ड्राइंग में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कॉलम और कॉलम फुटिंग दोनों बनाया गया है। कॉलम और कॉलम फुटिंग का यहाँ पे एक व्यू दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ए हिस्सा हमारा है ये क्या है, कॉलम है। ठीक है, और उसके नीचे का जो न्यू बनाया गया है ये क्या है, कॉलम फुटिंग है। इस तरह से कॉलम कॉलम फुटिंग होता है। और इसके ऊपर जो है आपका अच्छी भार कार्य करता है। इसके ऊपर जो है अच्छी भार, सेंटर पॉइंट जो है सेंटर पे अच्छी भार लगता है, और इस भार को कॉलम के माध्यम से पहुंचता है हमारा फुटिंग पर, और फुटिंग के माध्यम से हमारे जो नीचे अवमृदा होती है उस पर जो है भार स्थानांतरित हो जाता है। इस तरह से एक कॉलम और कॉलम फुटिंग आपको दिखाया गया है। अब 2 पार्ट्स में हमारा है, तो हम जो है पहला जो पार्ट हमारा कॉलम है, कॉलम का अध्ययन करेंगे, कॉलम को डिजाइन करेंगे, कॉलम को बारे में पढ़ेंगे, इसमें रेनफोर्समेंट कैसे देते हैं, ये सब बातें जानेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कॉलम में रेनफोर्समेंट 2 प्रकार से दिया जाता है। एक जो रेनफोर्समेंट लंबिका छड़ होती है यानी लॉन्गिट्यूडनल बार होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका, यहाँ आपका जो है लंबिका छड़ प्रयोग किया गई है। यहाँ पे प्रत्येक कोने में 7 बीच में एक्स्ट्रा भी प्रयोग की गई है। यहाँ भी देख सकते हैं कि आपका लंबिका छड़ प्रयोग की गई है लंबाई के समांतर जो है, और उसके साथ साथ जो है सभी लंबिका छड़ को बांधने के लिए चारों तरफ से होकर यहाँ पे टाइस प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ से बांधा गया है सबकी लंबिका छड़ों को, वो टाइस कहलाती है। तो इस तरह से जो है 2 प्रकार के रेनफोर्समेंट जो है कॉलम में प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। अब जो हमारा आगे अगला पॉइंट है संपीड़ांक और टेकों में अंतर। पॉइंट्स हमारा है यहाँ पे संपीड़ांक और टेक दोनों ही जो है हमारा एक स्तंभ का ही जो है पार्ट्स होता है, यानी स्तंभ का ही एक रूप होता है। डिफरेंट बिटवीन कॉलम एंड कॉलम स्टर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है संपीड़ांक और टेकों में अंतर, डिफरेंट बिटवीन कॉलम एंड स्टर्ट क्या है, वे ध्यान से देखिए,
वे संपीड़न अवयव, यानी वह संपीड़न अवयव जिस पर संपीड़न बल आता है, जो ऊर्ध्वाधर होकर संपीड़न भार वहन करते हैं उसे संपीड़ांक कहते हैं, और वे संपीड़न अवयव जो नत होकर संपीड़न भार वहन करते हैं उसे टेक कहते हैं। देख लिया आपने, यानी क्या है, अब देखो यहाँ दो ड्राइंग बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो है यहाँ पे जो आपका यह जो है अवयव है, ये हमारा कॉलम कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पर ये ऊर्ध्वाधर है और इस पर लोड जो है आपका ऊर्ध्वाधर लोड यहाँ पे वर्क कर रहा है। लेकिन इस पर भी आप देख सकते हैं, इस पर भी जो आपका लोड आ रहा है, दबाव भार संपीड़न भार आ रहा है, लेकिन यह जो ऊर्ध्वाधर नहीं है, एक ऐसी अवस्था में नत अवस्था में है। तो जो नत अवस्था में होता है तो उसको स्टर्ट, और जो ऊर्ध्वाधर अवस्था में होता है उसको कॉलम कहते हैं। दोनों पे हमारा संपीड़न भार आता है, लेकिन ये आपका कॉलम कहलाएगा, ये हमारा स्टर्ट कहलाएगा। इस तरह से कॉलम स्टर्ट की परिभाषा दे सकते हैं। अब चलते हैं आगे, कुछ और पॉइंट्स है। पॉइंट्स हमारा है सीमेंट कंक्रीट स्तंभ। देखिए, अब हमें स्तंभ के बारे में पर्टिकुलर पढ़ना है, फुटिंग हम बाद में पढ़ेंगे। तो कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट स्तंभों में प्रबलन की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ रेनफोर्समेंट इन सीमेंट कंक्रीट कॉलम, यानी कॉलम जो हमारा कॉलम होता है उसमें रेनफोर्समेंट की आवश्यकता क्यों होती है और कितने प्रकार से रेनफोर्समेंट दी जाती है, इस पॉइंट को हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा पॉइंट्स है, देखा जाए, चलिए। सीमेंट कंक्रीट, सादा सीमेंट कंक्रीट स्तंभ की सामर्थ्य यद्यपि काफ़ी होती है, लेकिन कंक्रीट जो होती है उस कंक्रीट की जो संपीड़न सामर्थ्य जो होती है ज़्यादा होती है, और कॉलम पे संपीड़न भार का आता है, परंतु इन्हें अधिक सामर्थ्यवान बनाने के लिए, यानी कंक्रीट जो है जो कॉलम में प्रयोग की गई है, इन्हें अधिक सामर्थ्यवान बनाने के लिए तथा इनकी व्याकुंचन रोकने के लिए। कॉलम में व्याकुंचन क्या होता है? व्याकुंचन मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई स्तंभ खड़ा किया गया है, कोई स्तंभ यहाँ पे खड़ा किया गया है, मान लीजिए जो है हमारा यहाँ पे एक स्तंभ इस तरह से ऊर्ध्वाधर खड़ा किया गया है, इसके ऊपर यदि भार कार्य करता है तो भार कार्य करने पर ये पार्श्व में क्या हो, थोड़ा सा विक्षेपित हो जाए। जब पार्श्व में विक्षेपित हो जाता है, इस तरह से विक्षेपित हो जाए, तो इस प्रक्रिया को व्याकुंचन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है कॉलम को अधिक सामर्थ्यवान बनाने के लिए और साथ ही साथ जो है इनका व्याकुंचन रोकने के लिए इनमें आवश्यक रूप से इस्पात की छड़ों का प्रबलन दिया जाता है। कंक्रीट स्तंभ की, यानी कि प्रबलन देने के बाद क्या होगा, कंक्रीट जो है उनके साथ मिलकर अधिक सामर्थ्यवान बन जाएगी, और साथ ही साथ जो है कंक्रीट स्तंभ की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए उच्च पराभव सामर्थ्य वाली प्रबलन Fe415 M20 ग्रेड के कंक्रीट का प्रयोग किया जाने लगा है। प्रबलित कंक्रीट स्तंभों में प्रबलन इन दो प्रकार से दिया जाता है। तो प्रबलन देना हमें है, क्यों देना है, सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, और कैसे देना है उस पॉइंट को हम आगे दो प्रकार से हम जो है यहाँ पे प्रबलन की व्यवस्था करते हैं। जो पहला हमारा प्रबलन होता है लंबिका या मुख्य प्रबलन, लॉन्गिट्यूडिनल और मेन बार। अब जो है यहाँ पॉइंट्स हमारा है कि स्तंभ का अनुप्रस्थ काट कम रखते हुए स्तंभ को अधिक ऊंचाई तक ऊर्ध्वाधर खड़ा रखने के लिए स्तंभों में लंबिका छड़ों का प्रयोग किया जाता है। यह छड़ें कंक्रीट के साथ मिलकर स्तंभ पे लगे हुए संपीड़न भार को वहन या सहन करती हैं। लंबिका छड़ का प्रबलन किया जाता है। आपको जैसे बताया कि यदि किसी कॉलम को कम अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ का मतलब कि ए साइज, ये हमारा जो है साइज हमारी कॉलम की है, तो यदि अनुप्रस्थ काट कम रखना है और हमें अधिक ऊंचाई तक बढ़ाना है तो हमें उनमें सहारा देना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मिट्टी का जो है हमें एक कॉलम खड़ा करना है, तो उसके बीच में यदि हम लकड़ी का एक पोस्ट खड़ा करके उसके ऊपर मिट्टी लपेट दें तो आराम से जो है मिट्टी हमारी जो है अधिक ऊंचाई तक लकड़ी के सहारे खड़ी हो जाएगी। उसी प्रकार से कॉलम में भी होता है, लंबिका छड़ जो होती है उसको हम खड़ा करके उसके अंदर कंक्रीट भर देंगे तो उसके सहारे जो है कंक्रीट अधिक ऊंचाई तक खड़ा हो जाती है। इस तरह से यहाँ एक ड्राइंग दिया गया है, उस ड्राइंग को समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका जो है एक जो है लंबिका छड़, मुख्य छड़ जो बनाया गया है, 1 2 लगाया गया है, वैसे 4 होगा लेकिन फ्रंट व्यू में 2 दिखाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि लंबिका छड़ जो हमारा यहाँ भी लगाया गया है,
1 2 3 4 5 इस तरह से दिखाई दे रहा है हमारा व्यू। तो ये सब ऊर्ध्वाधर छड़ें जो प्रयोग की गई हैं उन्हीं को हम लंबिका छड़ के नाम से जानते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आगे कि जो है यहाँ पे कॉलम जो होता है, कॉलम यानी जो चौकोर का आयताकार कॉलम या जो आपका वर्गाकार कॉलम होता है, तो उसमें प्रत्येक कोने में एक एक लंबिका छड़ का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और यदि आपका जो है सर्कुलर शेप में कॉलम है, उसमें न्यूनतम 6 छड़ें प्रयोग करनी चाहिए, न्यूनतम 6 छड़ें प्रयोग करनी चाहिए। अब आइए देखा जाए, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ इसका इस कॉलम का यानी यहाँ जो हमारा एक कॉलम बनाया गया है, इस कॉलम का यहाँ पे टॉप व्यू है, इस कॉलम का यहाँ एक टॉप व्यू है। एक कॉलम चौकोर हमारा है यानी स्क्वायर कॉलम हमारा है, तो प्रत्येक कोने में एक एक लंबिका छड़ जहाँ टॉप व्यू दिखाया गया है और इसके ऊपर जो है यहाँ पे इस चारों तरफ से टाइस बांधा गया है, यानी कि जो है इसको पार्श्व तान भी कहते हैं, पार्श्व तनन छड़े भी कहते हैं, इनसे बांधा गया है। यहाँ ये राउंडेड शेप में हमारा बनाया गया है। इस राउंड शेप में देख सकते हैं कम से कम 6 और ज़्यादा हमारा 7-8 हो सकता है, इनका प्रयोग जो है हमें लंबिका छड़ करना चाहिए। और इनको बांधने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ स्पायरल बांधा गया है, या फिर जो है हम लोग गोल गोल छल्ले भी यहाँ पे बना सकते हैं, किसी उचित अंतराल पे लगा सकते हैं। तो उसके बारे में देखा जाएगा आगे। फिलहाल हमारी ड्राइंग जो है आपको यहाँ पे लंबिका छड़ के बारे में बताएगा, और साथ ही साथ जो है पार्श्व तन जो तनन छड़ें होती हैं उनको कैसे लगाया जाता है, इनका ये व्यू आपको मिल जाएगा देखने के लिए। इस तरह से जो है हमारा जो दूसरा प्रकार होता है पार्श्व या टाई प्रबलन। स्तंभों में प्रयोग किए गए लंबी छड़ों को परस्पर दूसरे से बांधने के लिए, ताकि लंबिका छड़ों को परस्पर बांधने के लिए ताकि लंबिका छड़ पार्श्व दिशा में फैलने से रुक सके तथा स्तंभ की पार्श्विक स्थिरता बनाए रखने के लिए टाई या पार्श्व प्रबलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे बताया मैंने आपको कि यदि यहाँ पे 1 2 3 4 कई जो है हमारे लंबिका छड़ प्रयोग किए गए हैं, इनको हम परस्पर बांध देते यदि हैं, इनको यदि परस्पर बांध देंगे तो सभी जो है एक हुक्का यानी ऊपर से यदि भार आएगा, सभी जो है लंबिका छड़ एक हुक कार्य करेंगी और इधर उधर जो है विक्षेपित नहीं होंगी, यानी कि ऐसे विक्षेपित नहीं होगी हमारी। तो इस तरह से जो है इनको पार्श्विक, इसको बोलते हैं पार्श्विक स्थिरता, पार्श्व में विक्षेप न होना। तो पार्श्व विक्षेप न हो, सभी छड़े एक हुक कार्य करे, तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे चारों तरफ से टाइस इसको बांधा जाता है। इस तरह से जो है 2 प्रकार का प्रॉब्लम देंगे, इन्हीं का हमें डिजाइन करना रहेगा। आगे चला जाए, कुछ पॉइंट्स और है हमारा है धरन तथा स्तंभ में सैद्धांतिक भेद, कुछ डिफरेंट बताए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है 2 ड्राइंग बनाई गई है, एक ड्राइंग हमारी जो है धरन की है, एक हमारा जो है कॉलम का है। अब पहले धरन के बारे में समझ लेते हैं। धरन जो है एक 36 मेंबर होता है, इसके ऊपर जो भार आता है वह मेंबर के लंबवत आता है। देख सकते हैं मेंबर हमारा ऐसे है, भार हमारा ऊपर से आ रहा है। और साथ ही साथ आपको पता ही है कि जब भार आता है तो इसका नमन होता है। इस तरह से नमन होने के दौरान जो है इसमें उदासीन अक्ष होता है, अनुप्रस्थ काट जो बनता है, अनुप्रस्थ काट का उदासीन अक्ष होता है। उदासीन अक्ष के ऊपर संपीड़न प्रतिबल, नीचे तनन प्रतिबल, जिसका आरेख जो है आपका इस तरह से बनता है तनन प्रतिबल आरेख। एक कॉलम में जो क्या है, कॉलम हमारा जो है एक ऊर्ध्वाधर मेंबर है और उसमें भार भी जो है उस मेंबर के समान अक्ष, यहाँ अक्ष बना हुआ है, अक्ष के समांतर कार्य करता है। और साथ ही साथ जो है इस पर जो है जब भार आएगा, भार आने से स्तंभ के काट पर प्रतिबल जो है वो एक ही रूप में संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होगा। लेकिन इसमें क्या है, धरन में संपीड़न तनन दोनों उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें केवल क्या होता है, संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होता है। इस तरह से जो है हमारा यहाँ कुछ आरेख के द्वारा आप समझ गए हैं। आइए इसको हम लोग जो है एक पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट हमारा अंतर है, धरन क्षैतिज होती है परंतु स्तंभ ऊर्ध्वाधर होता है। दूसरा पॉइंट, धरन पर अनुप्रस्थ भार लगता है परंतु स्तंभ पर अच्छी भार कार्य करता है। तीसरा पॉइंट, धरन नमन आघूर्ण के आधार पर अभिकल्पित किया जाता है, स्तंभ सीधे भार के आधार पे। आपको याद होगा धरन जो है हमने बेंडिंग मोमेंट के आधार पे ही उसको डिजाइन किया, उस बात मात्रा ने ज्ञात किया, लेकिन इसको हम भार कितना आ रहा है स्तंभ पर सीधा भार, उसके आधार पर हम करेंगे। धरन में उदासीन अक्ष के ऊपर संपीड़न प्रतिबल, नीचे तनन प्रतिबल उत्पन्न होता है, परंतु स्तंभों में केवल संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होता है और इसकी तीव्रता पूरे खंड में समान होती है। मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ तीव्रता जो हमारी एक समान है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका जो है ऊपर प्रतिबल संपीड़न, नीचे प्रतिबल तनन हमारा उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरह से हमारा कुछ डिफरेंट है, ये समझ गए। चलते आगे, कुछ पॉइंट्स हमारा दिया गया है।
आगे हमारा है प्रबलित कंक्रीट स्तंभों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ आरसीसी कॉलम। ठीक है, हमारा पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ आरसीसी कॉलम। आइए देखा जाए कैसे इसको जो है हम वर्गीकृत करते हैं। यहाँ पे जो है स्तंभों का वर्गीकरण का आपको एक फ्लो डायग्राम से समझाया गया है। सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ आरसीसी कॉलम, उसके बाद इसको भार के आधार पे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लंबाई के आधार पे, तीसरा पॉइंट आकृति के आधार पे। भार के आधार पे एक कॉलम जो है इस पर एक्शियल लोड आता है, एक कॉलम जो है उस पर एसेंट्रिक लोड आता है। अब एक्शियल लोड एसेंट्रिक लोड में क्या अंतर होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ड्राइंग बनाया गया है। अरे जब यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि एक कॉलम बनाया गया है, इस कॉलम का हमारा बीच में क्या है, अक्ष है। जब अक्ष के ठीक ऊपर भार लगता है तो उसे अच्छी भार कहते हैं, और अक्ष के ठीक हट के भार लगता है, जैसे अक्ष न लग के अक्ष के जो है थोड़ा सा दूर लेकिन अक्ष के समांतर भार कार्य करता है तो उसे उत्क्रमणीय भार कहते हैं। तो यदि कॉलम जो है अच्छी भार के अंतर्गत हो तो अच्छी भारित कॉलम कहेंगे, और यदि जो है वो अक्ष से अलग हट के भार लगा हुआ हो उसको बोलते हैं उत्केंद्रीय भार। तो ऐसे कॉलम को एसेंट्रिसिटी लोड कॉलम यानी उत्केंद्रित भारित कॉलम के नाम से जानेंगे। इस तरह से जो है भार के आधार पे कॉलम का क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन है शॉर्ट लंबाई के आधार पे। लंबाई के आधार पे कॉलम जो है हमारा शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम, यानी कॉलम जो है यानी लंबा कॉलम और छोटा कॉलम। इस तरह से लॉन्ग शॉर्ट कॉलम का जो है कुछ यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया गया है इस पॉइंट के आधार पे। अब देख सकते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा है शॉर्ट कॉलम। जब किसी स्तंभ की प्रभावी लंबाई यानी उसकी हाइट, यानी इसकी हाइट मतलब यहाँ से यहाँ की जो है इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी हाइट इसकी जो है h। जब इसकी हाइट, जब किसी स्तंभ की प्रभावी लंबाई उसके न्यूनतम पार्श्व माप की अनुपात 12 से कम हो उसे लघु स्तंभ कहते हैं। यानी क्या हुआ कि उसकी प्रभावी लंबाई EF बटे उसका न्यूनतम पार्श्व माप समझ गए आप लोगों हैं। कॉलम के जो अनुप्रस्थ काट बनता है उस अनुप्रस्थ काट का जो है कोई न्यूनतम माप जो होगी उसको मान लीजिए वह है आपका है B, एक A है एक B है तो B न्यूनतम है। तो प्रभावी लंबाई और न्यूनतम पार्श्व माप का अनुपात जो है यदि क्या हो 12 से कम हो तो ऐसे कॉलम को क्या बोलेंगे हम लोग शॉर्ट कॉलम के नाम से जानेंगे, यानी लंबाई क्या है काफ़ी कम है उसकी। और लॉन्ग कॉलम पर भाषा क्या बनेगी, जब किसी स्तंभ की प्रभावी लंबाई वह उसके न्यूनतम पार्श्व माप का अनुपात 12 या 12 से अधिक हो, यानी उसकी हाइट और न्यूनतम पार्श्व माप का अनुपात 12 से अधिक होता है, उसे हम लॉन्ग कॉलम कहेंगे। तो हम यहाँ पे दोनों कॉलम के बारे में अध्ययन करेंगे, लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम। तीसरा क्लासिफिकेशन हमारा है आकृति के आधार पे। आकृति के आधार पे जो है कॉलम हमारा स्क्वायर हो सकता है, कॉलम हमारा आयताकार हो सकता है, उसके बाद हमारा कॉलम वृत्ताकार भी हो सकता है, हमारा कॉलम समखंडुआकार हो सकता है। इस तरह से जो आपका है इस तरह से हमारा हो सकता है अष्टभुजाकार, यानी कि हेक्सागोनल ऑक्टागोनल किसी भी शेप में हम बना सकते हैं इसको हैं। इस तरह से आकृति के आधार पे कॉलम हमारे जो है यहाँ पे 5 प्रकार के आप बना लीजिए, स्क्वायर कॉलम, आयताकार कॉलम, समखंडुआकार और सम अष्टभुजाकार है ना। इस तरह से जो है ठीक है, इस तरह से जो हमारा जो है आपको 5 प्रकार के आकृति के आधार पर क्लासिफिकेशन हो गया। इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ आरसीसी कॉलम देख लिए, इसको आप देख लीजिएगा, ये आपको इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है थ्योरी पोर्शन में। इस तरह से हमारा जो है शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम परिभाषा हो गई। अब अगले हम जो है वीडियो में इसकी जो है डिफिनीशंस देखेंगे और उसके बाद जो इसका हम लोग डिजाइन करने की प्रक्रिया और इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।